नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडु हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा पर आया हूं और आज का टॉपिक होगा मेरा स्वर वर्ण का। जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ण के बारे में बता दिया था। हम लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग स्वर वर्ण का अध्ययन करेंगे और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज जो मेरा स्वर वर्ण आप पढ़ लेंगे तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो, कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको स्वर वर्ण के बारे में कोई भी समस्या नहीं हो। तो चलिए वर्ण को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा, और आपको मैं ये बता देता हूँ वर्णों की संख्या होती है 52। अगर आपको हिंदी व्याकरण में पूछे कि वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 52। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण के बारे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो हम लोग व्यंजन वर्ण का वीडियो बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम स्वर वर्ण को पढ़ेंगे। अगर आप वर्ण के वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले वर्ण की जानकारी, उसके बाद स्वर वर्ण, उसके भेद, मात्रा क्या होती है, मात्रा के भेद पढ़ेंगे, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, निर्नुनासिक क्या होता है और अयोगवा क्या होता है। आखिर अयोगवा को कौन सी चिड़िया है, उसका क्या नाम है, कहाँ से रखा गया है, क्यों रखा गया, सारी चीज़ की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वर वर्ण की परिभाषा को हम जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। देखिए, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आप कोई भी वर्ण बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है अ को, आ, हरसई और ए को। तो देखिए आप ओ बोलते हैं तो आपको ओ बोलते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप हरसई बोलते हैं तो इसमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जब आप बोलते हैं को जब लंबा खिंचाता है तो इसको खींचने के बाद आपको पता चलता है उसके लास्ट में ओ आता है, ख तो ओ आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो को और ख बोलते हैं ये व्यंजन वर्ण होता है और जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको हम कहते हैं स्वर वर्ण। देखिए इसकी संख्या 11 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन होते हैं देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आज जो मैं आपको बता रहा हूं इसके भेद को ये आप नहीं पढ़े होंगे, ये तो पक्का मैं आप कह सकता हूं। देखिए स्वर वर्ण में पहला जो होता है ह्रस्व, उसमें क्या क्या आता है? ह्रस्व में पहला आता है ओ, हरसई, हरस ओ और री। क्या आपको पता है कि इसका नाम हरस ई क्यों रखा गया? हरस ऊ जैसे आप बोलते हैं वो हरसई नहीं होता है, हरस ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है। तो यहाँ पर मैंने बात की है हरस ई की और हरस ऊ और री, इसकी संख्या होती है 4। अगर कोई पूछे को कि हरस स्वर की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 4। समझ में आया? तो देखिए और इम्पॉर्टेंट सब चीज़ इसके नोट्स पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूछता है, मेन पॉइंट्स को देखिए। अब दूसरा होता है दीर्घ। दीर्घ में आता है
आ, दीर्घई और दीर्घऊ, इसकी संख्या होती है 3। और इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आता है ए, ऐ, ओ और औ, इसकी भी संख्या होती है 4। तो आप 4 और 4 8 और 3 11 हो जाते हैं। तो इसमें जो आप पढ़ते हैं उसके बारे में बताएंगे। वहाँ हम पढ़ेंगे अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर हरस को हरस क्यों कहा जाता है। जिन स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आप हरस का स्वर लिखते हैं, वहाँ पर अगर अ लिखते हैं तो अ की उत्पत्ति स्वयं हुई, इसको किसी के मिलाने से अ नहीं बना, सिर्फ अ स्वयं में ही काफ़ी है। उसी प्रकार हरस ई, ये स्वयं में काफ़ी है। हरस उ स्वयं में काफ़ी है। तो जिसको मिलाने से बनता है वो अलग है, जिसको नहीं मिलाने से स्वयं में बनता है उसको हम कहते हैं हरस। इसीलिए परिभाषा लिखे हैं, जिन स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। आप इसको जान लीजिए, ये सारे चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये चीज़ को मैंने खुद लिखा है, अपने दिमाग से उपजाया है, इस पर गहन अध्ययन किया है, तब आपको ये सामने रखा है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि किसको कहते हैं, आपको पहले मैंने बताया दीर्घ क्या होता है, आ, दीर्घई और दीर्घो। देखिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, परिभाषा से समझ जाइएगा। किसी मूल स्वर का मतलब यही 4 है, ओ, हरसई और हरस उ और री, जैसे आप लिखते, ठीक है। उसी के साथ, यानी मूल स्वर को उसी के साथ अगर मिला दें तो दीर्घ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर यहाँ पर लिखते हैं ओ और प्लस ओ तो क्या हो जाता है, आ। ओ और ओ मिलाने से आ बनता है। उसी प्रकार हरस ई और हरस ई मिलने से क्या बनता है, दीर्घ। यही चीज़ मैंने लिखा, किसी मूल स्वर को उसी स्वर के साथ अगर मिला दिया जाए तो जो वर्ण बनता है, यानी जो स्वर बनता है, उसी को हम दीर्घ कहते हैं। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए संयुक्त। संयुक्त की क्या कहानी है। संयुक्त की कहानी इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, वो देखिए। संयुक्त स्वर जिन दो अन्य स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है, इसका मतलब है कि एक स्वर, यहाँ पर मैंने कहा दीर्घ में क्या कि एक ही, यानी मूल स्वर ही दोनों को आपस में मिलाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अलग अलग स्वर मिलेंगे। एक आपका मिल जाएगा हरस और एक मिल जाएगा दीर्घ। इससे जो उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ओ और हर्षई को मिलाते हैं क्या बनता है, ए। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने अलग अलग चीज को मिलाया, तो अलग अलग चीज को अगर आप मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर ही होता है कि आपका तीसरा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो आप पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप पढ़ते हैं हरस्व दीर्घ प्लुत, वो एक्चुअल में इसका भेद नहीं है, वो भेद है मात्रा का, जिस पे हम लोग तुरंत आगे पढ़ने वाले हैं। मात्रा क्या होता है साथियों, अब हम लोग मात्रा को पढ़ेंगे कि मात्रा क्या होता है। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा स्वर और उसके भेदों को, अब हम लोग मात्रा को पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन वर्ण, जब आप कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द लिखने में मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं किसान, तो किसान लिखने में आप क्या क्या करते हैं, को में हर्षिका डालते हैं। जब हर्षिका डालते हैं तो उस कंडीशन में ये मात्रा होता है। सो में आप आ का डालते हैं तो ये मात्रा होता है। जैसे आप लिखते हैं दीर्घ, तो दो में आप क्या देते हैं, दीर्घिकार। ये जो मात्रा है इसी को मात्रा कहते हैं। अब देखिए वो मात्रा की परिभाषा को हम देखेंगे। मात्रा की परिभाषा क्या होता है, देखिए व्यंजन यानी व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण में
जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदल जाता है उसे मात्रा कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लिखते हैं क जोड़ हर्षई प्लस 100 आ प्लस 9। अब इसको हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद देखिए ये क है और इसके साथ जब हर्षई को मिलाएंगे तो ये हर्षई थोड़ी रहेगा, ये अपनी मात्रा में बदल जाएगा। बस यही मिक्सिंग है। ये 100 लिखते हैं और ये आ जो है ये मात्रा में बदल जाएगा और ये 9 लिखा जाएगा। ये हो गया किसान। तो यहाँ आपने देखा कि ये हर्षई जो है ये अपनी मात्रा में बदल गया। ये आ जो है ये मात्रा में बदल गया। तो ये जो मात्रा में बदलने का काम है इसी को मात्रा कहते हैं। अपना रूप जो धारण कर लेता है, स्वर जब अपना रूप धारण करके व्यंजन में सटता है तो उसको मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा। अब देखिए मात्रा का भेद क्या होता है, वो मात्रा का भेद पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको जब भी स्वरवर्ण पढ़ाया गया होगा तो उसी के भेद में आपको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बता दिया गया होगा, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से बताया। देखिए कि ह्रस्व स्वर में जैसे आप अ, हर्षई, हर्षौ और री पहले भी आपने देखा, लेकिन दीर्घ स्वर जब मात्रा में यहाँ देखेंगे तो देखिए इसमें क्या आ गया, आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, आय, ओ, औ। इसको मैंने दीर्घ में ही दिखाया, यानी मात्रा वाले दीर्घ में ही। अब सर प्लुत क्या होता है, तो प्लुत में सिर्फ आता है ओम। देखिए जो ओम लिखते हैं, अब इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन वेदों में, ऋग्वेद में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया, यानी संस्कृत में। क्या आपको पता, एक फैक्ट बता रहे हैं, ये जो आप स्वरवर्ण पढ़ रहे हैं अभी आपको री तक ही पढ़ाया गया है, लेकिन पहले इसमें लिरी को भी लिया जाता था। किसको, लिरी को। लेकिन अब लिरी का प्रयोग नहीं होता है, नहीं के बराबर उसको हटा दिया गया है। और री का जहाँ तक बात है, अब री का भी प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, सिर्फ इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। आप जब भी देखेंगे लिखेंगे ऋषि, जब आप ऋषि लिखते हैं तो उस समय आप री का प्रयोग, ये भी ऋषि एक संस्कृत वर्ड है और संस्कृत वर्ड में ही इसका प्रयोग री का होता है। हिंदी में नगण्य माना गया है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। उसी प्रकार लिरी को भी लोग मूल स्वर भी समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये मूल स्वर में अब इसको नहीं गिना जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मात्रा क्या होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इसको हम डिफिनेशन के साथ समझते हैं कि क्या होता है। ह्रस्व का डिफिनेशन क्या होता है, देखिए ह्रस्व का डिफिनेशन होता है, यानी परिभाषा होता है कि जिन मात्राओं को, जिन स्वरों की मात्राओं को बोलने में इकाई समय लगे, क्या लगे, इकाई, यानी एक मात्रा का समय लगे, उसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिस स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर, और जिन स्वर को बोलने में 3 मात्राओं का समय लगे उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। आपको समझ में आया? तो देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ह्रस्व स्वर जिन स्वर के उच्चारण में इकाई समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, उसको ह्रस्व कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं अ, एक बार में बोल दिया। जिन मात्राओं को बोलने में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आप बोलते हैं आ, तो आ बोलने के क्रम में क्या देखते हैं, अ से दुगुना समय लगता है। और अगर आप बोलते हैं प्लुत का ओम, तो प्लुत ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है, यानी 3 मात्रा का समय लगता है, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसका एक ही एग्जाम्पल है ओम। तो
तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण, इसके भेद, मात्रा, मात्रा के भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में, अनुनासिक, निरनुनासिक और अयोग वाक्य। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, निरनुनासिक क्या होता है, इस सारी चीज़ को देखिए। हम लोग सबसे पहले अनुस्वार से प्रारंभ करते हैं कि अनुस्वार क्या है। जैसे कि आप कोई शब्द लिखते हैं, अंग, अंग के पहले यानी ओ के पहले जो ऊपर एक छोटा सा वृत्त बनाते हैं, बिंदु देते हैं, उसी को कहा जाता है अनुस्वार। देखिए ये है क्या, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। क्या आपको इससे पहले पता था कि अनुस्वार क्या है? आप अभी तक यही समझ रहे थे कि ये स्वरवर्ण है, लेकिन नहीं, ये क्या है, ये व्यंजन है, याद रखिएगा। और जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, आप बोलेंगे अंग। जैसे हम लिखते हैं हंस, हंस का जब उच्चारण आप करते हैं तो अनुस्वार का उच्चारण जब ह के बाद होता है तो ये क्या होता है, ये नाक से ही तो बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ये याद रखिएगा। ये क्या है, व्यंजन के रूप में। अब नेक्स्ट है मेरा अनुनासिक। क्या आपने कभी अनुनासिक का प्रयोग पढ़ा है? नहीं। तो देखिए अनुनासिक एक्चुअल में होता है चंद्र बिंदु जो आप लिखते हैं, ये चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। और ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, याद रखिएगा। अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? तो याद रखिए नाक और मुंह से। ये बार बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे कि अभी बिहार में शिक्षकों का एग्जाम बीपीएससी लेने वाली है, वहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी का बड़ा ही योगदान होने वाला है, जिसमें क्वालिफाई के लिए 75% हिंदी पूछा जाएगा और 25% इंग्लिश पूछा जाएगा। तो वहाँ इसके क्वेश्चन भर भर के देंगे। उसी में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अनुनासिक क्या है और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है, और या तो अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है। तो जब उच्चारण वाली बात बोले तो आपको बोलना है नाक और मुंह से। अब देखिए और यहाँ पर लिखे हैं इसके उच्चारण में लघुता होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और वो नेक्स्ट है मेरा विसर्ग। ये विसर्ग क्या होता है आपको बचपन में ही बताया गया होगा विसर्ग के बारे में, और इसको यहाँ पर और अच्छे से अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार अनुस्वार आप देखते हैं, मैंने पढ़ा है अनुस्वार को, उसी प्रकार विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन ही है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछे कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है तो ये स्वर में नहीं गिनिएगा, ये एक प्रकार का व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। और इसका उच्चारण ह होता है। अगर आप लिखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं अतः, जब अतः लिखते हैं तो लास्ट में विसर्ग डालते हैं, तो बोलिए अतः, तो लास्ट में आता है मेरा ह, इसीलिए इसको कहा जाता है कि विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। और याद रखिए संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, हिंदी में तो फिलहाल कम होता है, लेकिन संस्कृत में भर भर के है। तो ये चीज़ याद रखना है। इस पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि क्या विसर्ग क्या स्वर है या व्यंजन है, तो वहाँ पर आप बोलेंगे ये व्यंजन है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये है निरनुनासिक। निरनुनासिक आखिर कैसे वर्ण होते हैं? देखिए, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर को निरनुनासिक कहते हैं। वैसे स्वर जिसको हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, जैसे इधर, इधर में हरसई जो बोला जाता है वो सिर्फ मुंह से बोला जाता है, और जिस वर्ण को यानी जिस स्वर को हम मुंह से बोलते हैं उसमें अन्य उच्चारण अवयव का प्रयोग नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे निरनुनासिक।
देखिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे अयोगवाह क्या है। ये अयोगवाह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए अयोगवाह क्यों कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग ये ना तो स्वर वर्ण है और ना ही व्यंजन वर्ण। हमने आपको क्या कहा, सिर्फ व्यंजन के जैसा ये प्रयोग होता है, व्यंजन वर्ण है नहीं। तो ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है, किंतु ये स्वर के सहारे चलता है। अर्थात जब स्वर वर्ण हम लिखते हैं वो 11 में इसको जोड़ देते हैं, इसीलिए इसको हम अयोगवाह कहते हैं। ये इसके साथ चलता है और अयोगवाह का अर्थ ही होता है योग ना होने पर भी जो साथ हो उसको अयोगवाह कहते हैं। अर्थात हमारे साथ है तो वो ज़रूर, लेकिन उसका योग कोई काम का नहीं है, यानी उसका योग हम नहीं लेके चलते हैं, इसीलिए उसको अयोगवाह कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे, लेकिन आज इतना ही। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा व्यंजन वर्ण का होगा। हम लोग व्यंजन वर्ण को विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार इस वीडियो को मैंने रिसर्च के साथ बनाया, अच्छे से बनाया, उसी प्रकार मैं व्यंजन वर्ण के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो साथियों, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको और अच्छा चीज़ बताऊंगा। एक भी चीज़ आपका व्याकरण में, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो चाहे इंग्लिश व्याकरण हो, किसी में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो मित्रों, अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। धन्यवाद।